नमो नमः। आप सभी का स्वागत है स्वेर क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। जैसा कि हम लगातार संस्कृत की श्रृंखला में अभी संधियों को पढ़ रहे हैं और संधियों को पढ़ते हुए हमने जहाँ स्वर को देखा, प्रकारों को देखा, सभी के उदाहरण देखे, नियमों को देखा, बहुत कुछ ट्रिक भी देखकर हमने पढ़ा है। और व्यंजन संधि हमारी कुछ दिनों से चल भी रही है क्योंकि व्यंजन संधि के नियम बहुत सारे होते हैं, थोड़े से कठिन भी होते हैं, उनको याद रखना पड़ता है। तो आज व्यंजन संधि के कुछ अंतिम नियम ही लेकर आए हैं और उसके बाद हम विसर्ग संधि की तरफ पहुंचेंगे। तो अभी तक के जो नियम हम पढ़ रहे थे, आप पिछली स्लाइड में भी देखेंगे तो उन नियमों को हमने देखा, ना वाला, दा वाला, पा वाला, शा वाला, सब कुछ देखते हुए आज जो नियम आ रहा है वो आ रहा है म। यदि पहले पद के अंत में माँ हो और बाद वाले पद के प्रारंभ में यदि अंतस्थ या ऊष्मीय वर्ण हो, अंतस्थ वर्ण से तात्पर्य है या, रा, ला, वा, और ऊष्मीय वर्ण से तात्पर्य है सा, शा, शा, ह। ये लिखे हुए भी हैं, यदि ऊष्मीय वर्ण शा, 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 हा, या, वा, रा, ला, ये ऊष्मीय वर्ण है और या, वा, रा, ला से अंतस्थ वर्ण। यदि ये वर्ण होते हैं तो म का अनुस्वार हो जाता है, मतलब अम्म की बिंदी में ये परिवर्तित हो जाता है यदि माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्मीय व्यंजन है। तो उदाहरण यहाँ पर दो दिए हुए हैं। सम धन हार, हा रहा, म के बाद ह आया है जो कि ऊष्मीय वर्ण है। तो सम धनहार संहार, क्योंकि संहार जो माँ है वो माँ ना आकर वो अनुस्वार अर्थात बिंदी के रूप में सा के ऊपर लग गया। दूसरा है समधन सार, सार भी यहाँ पर ऊष्मीय व्यंजन है, तो संसार। तो इस तरीके से जब हम इनको तोड़ते हैं ना तो कई बार इन नियमों को ना जानते हुए भी हम इनको ऐसे बिल्कुल करेक्ट ऐसे ही तोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम नियम ना जानते हुए भी इन शब्दों को तोड़ने के लिए इतने तैयार हो जाते हैं, इनको हमें मालूम हो जाता है बोलते से ही कि ये इस तरीके से टूटेगा, और जब नियमों का पता चलता है तब और हमारी बातें और हमारा ये समझना क्लियर हो जाता है। तो समधनहार संहार, समधन सार संसार। इसके बाद है कि यदि हश्व स्वर, हश्व मतलब छोटा, यदि पहले पद के अंत में छोटे स्वर हैं या छोटे स्वर की मात्राएं हैं या छोटा उच्चारण के तौर पर है और उसके बाद मतलब दूसरे पद के प्रारंभ में यदि छा हो, छा छाते का, तो मध्य में चा हो जाता है, मतलब ना तो छा गायब होगा और ना ही वो हश्व स्वर, बस उन दोनों के मध्य में आधा चा प्रयोग होगा। कैसे? परी, आप देखिए परी को जब आप बोलेंगे परी, तो आपको ये नहीं देखना है कि रा अंत में दिया है, आप ये देखिए कि परी बोलने पर किस अंत में आपके मुंह में कौन सा उच्चारण रह जाता है। परी, ई अंत में वही रह जाता है। यदि आप यहीं पर प्रैक्टिकल के तौर पर मेरे साथ ही बोलकर देखते हैं परी, तो आपका मुंह ई में रह जाएगा, मतलब अंत में हमें ई सुनाई दे रहा है। नियम के अनुसार पहले पद के अंत में यदि हश्व स्वर हो मतलब छोटा ई हश्व स्वर में आता है, और दूसरे पद के प्रारंभ में यदि छेद, छेद, एद बाद में आ रहा है, छा पहले आ रहा है, दूसरे पद के प्रारंभ में यदि छा है तो मध्य में चा आ जाता है, वो भी आधा। कैसे? परिच्छेद, आपने ये कहते सुना होगा, पढ़ा भी होगा, परिच्छेद। वृक्ष धन छाया, वृक्षाया, वृक्षाया। तो जब इस तरीके से आपको यदि आ जाए, आपको वृक्ष छाया परिच्छेद आ जाए और कहा संधि विच्छेद कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, परी को अलग और छेदा को अलग कर दीजिए, बीच का जो चा है वो तो अपने आप ही हट जाएगा क्योंकि वो नियम के अकॉर्डिंग है। तो परिधन छेदा परिच्छेदा, वृक्ष धन छाया वृक्षाया। किंतु यहाँ पर एक और बात कही गई, किंतु यदि छा किसी दीर्घ स्वर के बाद हो, मतलब छा के पहले, यहाँ पर छोटा स्वर आ रहा था लेकिन यदि छा के पहले कोई दीर्घ स्वर आता है, कोई बड़े आ की मात्रा आता है या बड़ी ही आता है या बड़ा हुआ आता है, उस समय चा वैकल्पिक रूप से आता है। वैकल्पिक मतलब या तो आएगा या फिर नहीं आएगा, मतलब आपको लिखना है तो आप लिखिए आधे चा के उच्चारण में, वर्तनी में मत, या तो मत लिखिए। जैसे नीचे दिया है उमा धन छत्रम, या तो आप सीधा उमा छत्रम लिख दीजिए जोड़कर, या उमा छत्रम लिख दीजिए, या तो आप आधे चा को लिख भी सकते हैं या तो नहीं लिख सकते, ये वैकल्पिक है, ये स्वैच्छिक है। मन हो तो लिखिए, नहीं हो तो मत लिखिए, लेकिन दोनों ही मायनों में ये सही माना जाएगा। अपवाद भी है, यहाँ पर छा वाला ही अपवाद भी है। यदि आ माँ, यदि आ आया है बड़ा आ और बड़ा माँ और उसके बाद यदि छा छाते का आया है
तो चा निश्चित रूप से बीच में आता है, वो फिर वैकल्पिक नहीं होता है। यहाँ पर वैकल्पिक था ना दीर्घ स्वर के साथ, लेकिन यहाँ पर यदि आ और माँ आ जाते हैं तो यहाँ पर जो चा है वो वैकल्पिक नहीं होता है, बल्कि निश्चित तौर पर आता है। आ प्लस छादयति तो आच्छादयति, आ प्लस छितम तो माँ, सॉरी, माँ धन छितम तो माच्छितम। उस चा का हमें साइलेंट के तौर पर उच्चारण मिलेगा ही मिलेगा। अब लेकिन अपवाद, यहाँ पर छा वाला अपवाद और निश्चित नियम दोनों समाप्त होते हैं। अगला है यदि का के बाद पहले पद के अंत में यदि का हो और दूसरे पद के प्रारंभ में ना या ला हो तो का ङ में बदल जाता है। जैसे दिक ध नाग दिंग नागहा, प्राग धन मुखा प्रांग मुखा। ये सुने हैं शब्द, ये बिल्कुल सुने हुए शब्द हैं। प्रांग मुखा दिंग नागहा, क्योंकि यदि का आया है तो ये का ड़ा में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अनुस्वार के तौर जैसे समझ में हमें आता है, बोलने पर नाक से उच्चारण होता है। अब आगे है एक और, यहाँ पर का का नियम है। ये भी का का था, ये भी का का है। यदि यहाँ पर का, यदि का के बाद था कि छा वो आ जाए, क्या कहते हैं उसे, ना या फिर ला आ जाए तो णा हो जाता है अनुस्वार वाला। लेकिन यदि का के बाद स्वर वर्ण हो, वर्गों का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण हो या फिर ऊष्मीय व्यंजन का हा हो तो का गा हो जाता है। ध्यान से ध्यान दीजिएगा। का के बाद यदि स्वर वर्ण आया है कोई भी, का के बाद यदि वर्गों का तीसरा वर्ण आया है, तीसरा वर्ण, ठीक है, क ख ग, यदि ग आ जाए, च छ जा यदि जा आ जाए, ट ठ डा यदि डा आ जाए, थ थ द यदि दा आ जाए, प फ ब यदि बा आ जाए तो ये नियम फॉलो होगा कि का गा हो जाएगा। चौथा, क ख ग घ आ जाए, ट ठ ड ढ आ जाए। तो इस तरीके से वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण या अंतस्थ यारा लावा में से या फिर उसमें व्यंजन का एक अक्षर ह और या फिर स्वर, यदि का के बाद इनमें से कुछ भी आता है तो का अपना रूप परिवर्तित करके गा में परिवर्तित हो जाएगा। बाघ प्लस ईस बागीस, बागधन आडंबर बागडंबर, प्रागधन एव प्रागेव। गा कैसा होगा, मतलब जो पीछे वाले शब्द का पहला अक्षर होगा उसकी मात्रा उस गा पर लग जाएगी, इसलिए गा आधा नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, बाघ प्लस ईस, इस का को गा में परिवर्तित होना है। इस का के बाद कौन सी मात्रा दिख रही है, ई, तो गा में कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी ई की, बागीशा। यहाँ देखिए बाघ धन आडंबर, यहाँ किसकी मात्रा दिख रही है, का के बाद अब बड़ा आ, तो गा में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, बागाडंबर। प्राग धन एव, अब एक देखिए एक ही मात्रा, तो गा में एक ही मात्रा, प्रागेव। दिग धन गजा, तो गा में गा जो होगा अब आधा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो गा है वो तीसरा वर्ण है, यहाँ पर ये मात्रा के रूप में नहीं है क्योंकि ये स्वर वर्ण नहीं है। तो यहाँ पर का की जगह जो गा आना है ना, फिर यहाँ पर वो आधा आएगा क्योंकि गा कोई मात्रा नहीं है, इसलिए गा ज्यों का त्यों आएगा गजा वाला, और यहाँ पर जो का की जगह गा आने वाला है वो आधा आएगा। यदि ता के बाद स्वर वर्ण हो, अब देखिए यहाँ का की बात हो रही थी, का की जगह सिर्फ ता, यदि ता है और इनमें से कुछ भी हो, और यहाँ पर लेकिन यहाँ पर आपका उसमें व्यंजन का कोई रोल नहीं है। ता के बाद स्वर वर्ण हो, वर्ग का तीसरा हो, चौथा हो या अंतस्थ व्यंजन हो तो ता दा में परिवर्तित हो जाता है। गा का गा में परिवर्तित हुआ था, यहाँ ता यदि है तो दा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जगत प्लस अंतः जगदंतः, जयत प्लस रथः, ता होगा दा में परिवर्तित और रा जो होगा वो फिर रेफ में आ जाएगा, तो जयद रथः। जगत धन ईसः जगदीशः। आप देख सकते हैं कि यदि ता के बाद वही सब आ जाए, बस उसमें का हाथ छोड़कर, तो यहाँ पर ता दा में परिवर्तित हो जाता है। जगत धन ई अंत जगदंत, जगत धन रथ जयद्रथ, जगत धन ईस जगदीश। तो इस तरीके से यदि कोई नियम हमारे छूट भी गए होंगे तो बिल्कुल मैं बिसर के पहले आपको लेकर आऊंगी। आज के नियमों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर अपने पढ़ना समाप्त करते हैं। कि ये माँ, यहाँ पर बोला था कि यदि माँ के बाद अंतस्थ या उसमें व्यंजन आ जाए, सा सा शा हा या यावा रा ला, तो माँ जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है। समधनहार संहार,
समधनसार संसार। ह्स्व स्वर, यदि ह्स्व स्वर के बाद छा छाते का आता है तो ये छा और ह्स्व स्वर के मध्य में आधा चा आ जाएगा। परिधन छेद परिच्छेद, वृक्ष धन छाया वृक्षाया। किंतु यदि छा के पहले कोई दीर्घ स्वर है तो वहां पर चा वैकल्पिक रूप से आएगा। आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं नहीं चाहते हैं मत रखिए। उमा छत्रम लिख दीजिए या उमा छत्रम लिख दीजिए। किंतु यदि छा के पहले दीर्घ स्वर में बड़ा आ या बड़ा मा आता है तो वहां पर चा निश्चित तौर पर आएगा, ये अपवाद के रूप में। फिर है यदि का के बाद ना या ला हो तो जो का है वो ड़ा मतलब अनुस्वार में बदल जाता है, लेकिन ड़ा आता है, बस उच्चारण अनुस्वार होता है। दिग्धन नाग दिग्नागा, प्रागधन मुखा प्रांग मुखा। इसके बाद देखिए, यदि का के बाद स्वर वर्ण हो, वर्ग का तीसरा वर्ण हो, वर्ग का चौथा वर्ण हो, अंतस्थ हो या उसमें का हा हो तो क ग में परिवर्तित हो जाता है। मैंने उदाहरण बताए थे कि यदि दूसरे पद के प्रारंभ में जो स्वर वर्ण आ रहा है यदि वो जिस भी मात्रा का होगा, गा जो का की जगह आने वाला है, गा में वो मात्रा लग जाएगी। किंतु यदि गा जहां आने वाला है उसके बाद वाला अक्षर, दूसरे पद का पहला अक्षर यदि कोई व्यंजन वर्ण है तो गा फिर का की जगह पर जो गा आने वाला है वो आधा ही आएगा। यदि ता के बाद स्वर वर्ण, अंतस्थ वर्ण और वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो तो जो ता है वो दा में परिवर्तित हो जाता है। जगत धन अंत जगदंता, जयत धन रथा जयद्रथा और जगत धन ईस जगदीश। तो ये नियम थे। आपको मैं एक बार उल्टा स्क्रॉल कर रही हूँ पीछे की तरफ, आप देखते जाइए। आपने इतने सारे नियम पढ़ लिए, मतलब मेरी वीडियो में मैंने दो दो तीन तीन चार चार नियम लाकर ये व्यंजन संधि के सारे नियम आपको पढ़ा दिए। जो नियम यदि बाकी भी रह गए होंगे मैं एक बार सर्च कर लूंगी तो कि हमारा कौन सा नियम रह गया। इस स्लाइड को आराम से देखकर यदि रह जाता है तो आपको लेकर आऊंगी, नहीं तो हम विसर्ग संधि तो पढ़ने वाले हैं ही। तो सारे नियम पढ़ लिए। यदि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, यदि आप इनको रोज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़े थोड़े नियम करके आप यहाँ पर निश्चित तौर से इनका रिवीजन भी कर पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो हमारा वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।